नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के वायु वाले अध्याय से ली गई है और इसमें हमें वायु के बारे में जो जानकारी दी गई है सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल पूछे गए हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में वायु का अध्ययन। दोस्तों, सबसे पहले कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें आप बारिश में छाता, सूखा, आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश के बाद के मौसम को देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया? यह सब पवन के कारण होता है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति की पवने को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। पवनों को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगभग समान निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। मौसमी या सामयिक पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। इसके बाद दोस्तों, आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है, अर्थात पवन किस दिशा में चल रही है इस बात का अंदाजा इस वाक दिग्दर्शी से लगाया जाता है। इसके बाद है प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब यानी डोलड्रम, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसीलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रम से खिसकाव होता है। उपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है और ध्रुवों की ओर बहने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों अधो ध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण में से आने वाली पवनें ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के कारण भी वायुदाब कम पाया जाता है। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब आप इस चित्र में ग्लोब पर देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से कैसे पवनें उत्पन्न होती हैं और किस तरीके से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाब की तरफ मुड़ते हैं। पहला सवाल है कि पवन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन की जगह पौकन लिख गया है गलती से, लेकिन आप इसे पवन लिखेंगे। और दूसरा सवाल है मिलान करने का। पहला है स्थायी पवन। स्थायी पवन जो है वो व्यापारिक पवनें होती हैं, इस प्रकार गा से हम इसका मेल करेंगे। दूसरा है स्थायी पवन। लू एक स्थायी पवन है, इसको गा से का से हम मेल करेंगे। तीसरा है मौसमी पवन। मौसमी पवन जो है उसको हम मानसूनी पवन से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार का खा
का, गा का खा, ये हमारा मैच बन जाएगा 1 2 3 के साथ। और इसके साथ ही एक गतिविधि भी दी गई है कि अपनी पुस्तक से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। अर्थात 1999 में जो ओडिशा राज्य है उसमें एक भारी चक्रवात आया था, उसका अध्ययन आपको करना है और इसी प्रकार से उत्पन्न होने वाली कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, चक्रवातों के बारे में आपको और अधिक जानकारी इकट्ठी करनी है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।